नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। संकल्प 2022 एक अभिनव पहल अपने बोर्ड परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो मेन एग्ज़ाम की जो बोर्ड परीक्षाएं अपने होने वाली है वार्षिक परीक्षा, उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न बैंक अपने लेकर आए हैं। संकल्प 2022 कक्षा 12 का इतिहास विषय का अपने पाठ के हिसाब से, यानी कि सभी पाठों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उनकी एक श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैनल पर आपको सभी विषयों के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा में आने लायक जो प्रश्न है उन सभी विषयों का अध्यायवार अपने वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पर लेकर आए हैं। पहला अध्याय है अपना इतिहास का, ईंटें, मनके तथा अस्थियां। इसके अंदर पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो ये अपने को सबसे जो पुरावस्तु है सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसको अपने हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो उसका हो जाएगा हड़प्पाई मोहर जो है इसकी सबसे पुरावस्तु है। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पाई मोहर किस से बनाई जाती है? तो हड़प्पाई मोहर है वो एक पत्थर है जिसका नाम है सेलकड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती है। तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को एक अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ऐसा क्यों? तो जो खोजा गया स्थान था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था, वो हड़प्पा होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चौथा प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? तो अफगानिस्तान में शोत्रुगई नामक स्थान जो है अपना हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं अफगानिस्तान में। पांचवा है, धोलावीरा जो कि गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः किसके लिए होता था? तो इसका उत्तर अपने लिखेंगे, धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि में सिंचाई के लिए और पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। जलाशय जो बनाए जाते थे वो कृषि के लायक, यानी कि पानी को इकट्ठा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसके बाद है छठा प्रश्न, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, परंतु सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी के अंदर अगर पूछे कि सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया तो वो हड़प्पा था, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध, अब अपने नाम सुना ही होगा, मोहनजोदड़ो है। सातवां प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? या यूँ कह लें कि भारत के अंदर पुरातत्व की सबसे पहले खोज किसने की थी? तो उसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और भारत के अंदर सबसे पहले जो उसकी खोज जिस टाइम ये जनरल था तो उसका नाम भी अलेक्जेंडर कनिंघम ही आ जाएगा, यानी कि आठवें प्रश्न का उत्तर भी सेम ही है। नौमा है, किन दो स्थलों की पूरी बस्तियां किलेबंद थी? तो गुजरात के धोलावीरा और लोथल, दोनों ही गुजरात के हैं, धोलावीरा और लोथल दोनों की जो बस्तियां हैं वो किलेबंद थी, पूर्ण तरीके से सुरक्षित। 10वां है, विद्वानों के अनुमान के अनुसार मोहनजोदड़ो में कितने कुएं थे? 700 कुएं थे, जिसको अपने मृतकों का टीला भी के नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो, तो इसके अंदर 700 कुएं थे। 11वां है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। 12वां प्रश्न है, फ्यांस क्या था? तो फ्यांस घिसी हुई रेत अथवा बालू, यानी कि घिसी हुई रेत थी जहाँ बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को, रेत अथवा बालू या फिर रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ, इसे संभवतः छोटे छोटे महंगे बर्तन बनाए जाते थे, फ्यांस था। तो फ्यांस क्या था? घिसी हुई रेत अथवा बालू तो रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया, जिससे छोटे छोटे बर्तन और महंगे बर्तन बनाए जाते थे। 13वां प्रश्न है, पुरातत्विद सामाजिक आर्थिक
भिन्नताओं का पता कैसे लगाते हैं? तो तत्वविद रोजमर्रा की वस्तुएं व भोग विलास की वस्तुओं की प्राप्ति के आधार पर सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता लगाते हैं, यानी कि जो खोज में वस्तुएं मिली उन्हीं के आधार पर। 14वां है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान में किस देश में स्थित हैं? तो दोनों ही पाकिस्तान के अंदर स्थित हैं। इसके बाद 15वां है पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा एक कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। तो उनके लिए ये संस्कृत शब्द का प्रयोग करते थे, यानी कि जो एक ऐसा समूह है जिनकी एक विशिष्ट शैली होती थी, एक अलग पहचान होती थी और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध रखते थे, उनके लिए संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं। 16वां है सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि प्रौद्योगिकी पर टिप्पणी कीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसके अंदर पकी मिट्टी से बने वृषभ के प्राप्त होने से पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, यानी कि इस पर टिप्पणी लिखनी तो बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थानों पर तथा वनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिलने से यह भी स्पष्ट होता है कि बैलों द्वारा खेती होती थी। तो इसमें जो खोज हुई, खोज के अंदर जोते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं, तो उस तरीके से अपने पता लगा सकते हैं बैलों का प्रयोग होता था। चोलिस्तान के कई स्थानों तथा बनावाली जो हरियाणा के अंदर ऐसे मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिलने से यह स्पष्ट होता है कि बैलों द्वारा खेती होती थी। 17वां प्रश्न है कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल पर टिप्पणी लिखनी है। तो कालीबंगा अपने को ध्यान रखना है, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में जोते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्तर से संबंधित है। यहाँ खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें यहाँ पे उगाई जाती थी। 18वां है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोगों के निर्वाह के तरीके किस प्रकार थे, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है इनसे भोजन करते थे। भेड़ बकरी गाय और सुअर इनके पालतू पशु थे। जंगली सुअर हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां प्राप्त हुई है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन पशुओं का मांस इनके भोजन का हिस्सा होता होगा। 19वां है मोहनजोदड़ो के आवासीय भवनों के बारे में लिखना है कि इनके आवासीय भवन कैसे थे। तो मोहनजोदड़ो के निचले शहर के आवासीय भवनों में कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन गर्मी के मौसम में खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ के लोग एकांत को भी महत्व देते थे क्योंकि भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं और न ही यहाँ के भवनों में बाहर से सीधा देखा जा सकता है। अतः हर घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था। तो ये मोहनजोदड़ो के आवासीय भवन है, तो जिनमें क्या है कि आवासीय भवनों में कई एक आंगन पर, यानी कि एक ही आंगन होता था बड़ा सारा, जिसके चारों ओर कमरे थे। बीच में एक जैसे अपने छोड़ देते हैं इसके उसके चारों तरफ इस तरह पर कमरे। तो जो क्या होता था कि संभवतः ऐसा अनुमान लगाया था गर्मी के मौसम में खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों के अंदर था। यहाँ के लोग एकांत को भी महत्व देते थे क्योंकि भूमि तल यानी कि भूमि के नीचे भी बनी दीवारों, जो भूमि के ऊपर दीवारें बनी हैं उनमें खिड़कियाँ या उसमें देखने के लिए कुछ भी छिद्र वगैरह नहीं रखे जाते थे। भवनों से बाहर से सीधा देखा जा सकता था और ना ही ऐसा था कि सीधे दीवार के ऊपर से यहाँ साइड से देखा जा सकता है, और प्रत्येक घर के अंदर ईंटों से बना शरानाघर होता था। 20वां है सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास प्रणाली किस प्रकार थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यानपूर्वक सुनियोजित जल निकासी प्रणाली थी। तो सबसे जो इसकी अच्छी बात थी सिंधु घाटी की कि जल निकासी बहुत ही इनकी अच्छी थी, सुनियोजित थी। सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था जो एक दूसरे को
समकोण पर काटती थी। ऐसा लगता है कि पहले गलियों के साथ नालियों को भी बना लिया गया और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया ताकि घरों से निकलने वाला गंदा पानी किसी भी तरह से अवरुद्ध न हो। तो इसकी जल निकासी की प्रणाली, इस पर टिप्पणी कह सकते हो, तो इस तरीके से अपने को लिखनी है। 21वां है, मनकों में छेद करने वाले उपकरण किन स्थानों पर मिले हैं? तो इनके नाम हो जाएंगे मनकों के अंदर छेद करने वाले चनुदड़ो, लोथल और धोलावीरा के अंदर। 22वां प्रश्न है, मोहन जोदड़ो नगर का विस्तार कितना है? 125 हेक्टेयर के अंदर है। चनुदड़ो नगर का विस्तार कितना था? 7 हेक्टेयर के अंदर है। नागेश्वर और बालाकोट कहाँ स्थित है? समुद्र तट के समीप आ जाएगा इसका उत्तर। 25वां है, धोलावीरा भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात के अंदर है। 26वां, शंख से शिल्प की वस्तुएं बनाने के 2 प्रमुख केंद्र कौन थे? तो नागेश्वर और बालाकोट। 27वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने हैं? तो लगभग 26 चिन्ह इसके अंदर हैं। हड़प्पाई बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे? चरट नामक पत्थर से जो हड़प्पाई बाट है वो बनाए जाते थे। हड़प्पा लिपि का रहस्यमय क्यों कहा गया है? हड़प्पा लिपि को रहस्यमय क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, क्योंकि कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि अब तक उसको पढ़ा नहीं जा सका। 30वां है, खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति खेतड़ी क्षेत्र में जो मिले हैं तो उनको क्या नाम दिया है? गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से इसको नाम दिया गया है। 31वां, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शिल्प कार्य कौन कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता के मनके बनाना और शंख की कटाई करना, धातुक्रम धातुएं बनाना, मोहरे बनाना, बाट बनाना आदि क्या थे इनके कार्य थे हड़प्पा सभ्यता के। प्रश्न संख्या 32 है, चनुदड़ो क्यों प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर हो जाएगा मनकों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। 33वां प्रश्न है, हड़प्पाई सभ्यता में बाटों का मानदंड क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी, यानी कि 1 2 3 4 8 16 32 इस तरीके से द्विधारी का मतलब दुगने उसके होते जाएंगे, तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। 34 नंबर है, मोहरों और मुद्राकनों का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था? लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए मोहरों और मुद्राकन का प्रयोग होता था। लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए। 35 नंबर प्रश्न है, उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पुरावस्तुएं तथा बस्तियां हड़प्पाई संस्कृतियों में से एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों का उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया है। तो जो बस्तियां हड़प्पाई संस्कृति में से ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं और इन्हीं को उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। 36वां प्रश्न है, हड़प्पाई बस्तियों के अंत होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हो सकता है जलवायु के अंदर परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है जो इसके अंत होने का कारण हो सकते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल का नाम बताइए। तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ये अपने पहले भी बात कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 38, 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए किसका प्रयोग करना पसंद करते थे? तो लिखित स्रोतों, साहित्य तथा अभिलेखों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। 39 नंबर है, कनिंघम ने आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए कौन से वृत्तांतों का प्रयोग किया? उन्होंने चौथी से, उत्तर हो जाएगा इसका, उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। 40 नंबर प्रश्न है, पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कब है, किसने की? पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में, तो इसकी घोषणा किसने और कब की? तो 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्श ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की है। ध्यान रखना है 1924 में
डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने। 41 नंबर है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है, तो S.N. राव इसके लेखक हैं। 42 नंबर प्रश्न, हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता का उदाहरण दीजिए, तो इसका हो जाएगा हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही लें, जैसा कि मृद भांडों, मोहरों, बाटों, ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात में इनका निर्माण होता था, तो ये एक रूपता का उदाहरण है। 43 नंबर प्रश्न है हड़प्पाई सभ्यता के पतन होने के क्या कारण हो सकते हैं, तो इसके सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों, मृद भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली, बेफ स्थान पर स्थानीय बांटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तरक को बल मिलता है। 44 नंबर प्रश्न है पुरातत्व के अन्वेषण के लिए कौन कौन सी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। तो जो वैज्ञानिक है तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तु तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हैं, यानी कि अगर जानवरों का अगर अपने को अन्वेषण करना है तो उनसे जो जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण, जो भूमि होती है उसकी सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। तो जब भी उसकी अन्वेषण किया जाता है, जांच पड़ताल की जाती है, तो वहाँ पे जो भी अपने को मिट्टी, पत्थर, धातु वस्तुएं जो मिलती हैं उनका जांच की जाती है। फिर जानवरों के अंदर देखें तो उनके जो जानवरों के अवशेष पृथ्वी पर मिलते हैं, भूमि पर मिलते हैं, तो उनका भी गहन विश्लेषण सम्मिलित है। 45 नंबर प्रश्न है पुरातत्वविद को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने सहायक भौतिक साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो ये भौतिक साक्ष्य यहाँ पे मृद भांड हो जाएंगे, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकड़े जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती हैं वे पत्थर, पकी मिट्टी तथा धातु। तो जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक भौतिक साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो ये सारे के सारे भौतिक साक्ष्य हैं। तो ये जो बची हुई वस्तुएं जैसे पत्थर है, पकी मिट्टी, धातु, ये बची हुई जिसके के आधार पर अपने उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 46 है पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत किस प्रकार करते हैं, तो वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। तो ये इनका वर्गीकरण है। तो वर्गीकरण जैसे एक तो हो गया इसमें पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथीदांत के संबंध में होता है, और दूसरा इसमें अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर पुरातत्वविद को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की है। सैंतालीस नंबर प्रश्न है कि हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के किस तरह के संकेत मिलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कुछ पुरातत्वीय अलग अलग जो पुरातत्वविद है उनकी अलग अलग अपने तर्क देते हैं। तो कुछ तो ये कहते हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे, यानी कि राजा वगैरह नहीं थे, तो सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। कुछ कहते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो के अंदर, हड़प्पा आदि में अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं के अंदर समानता, नियोजित वस्तुओं के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से स्पष्ट है।
तो यहाँ पे 3 तर्क हैं। एक तो ये कह रहा है पहला कि यहाँ पे किसी प्रकार के शासक नहीं थे, सभी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार फैसले लेते थे। और दूसरा ये कह रहा है कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग शासक थे और वही जो भी फैसला लेना है वही लेते थे। और तीसरे के अंदर देखें कि यहाँ ये पूरा का पूरा जो था वो एक ही हड़प्पाई जो था, हड़प्पा सभ्यता थी, वो एक ही राज्य था। और इसको स्पष्ट करने के लिए उसने बताया कि ईंटों के आकार जो है वो एक निश्चित अनुपात के अंदर मिले हैं, कच्चे मालों के स्रोत के समीप भी संस्थापित होने से स्पष्ट है। तो अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्ति संगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदाय द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए जाएं तथा उनको क्रियान्वित किए जाते होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट है अपना दूसरा, ये अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना न भूलें। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके साथ साझा किए गए हैं, पेपर में आने लायक प्रश्न है बोर्ड परीक्षा जो अपनी होने वाली है 2022 मार्च के अंदर। इसके अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आने लायक हैं